नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। कल की क्लास के बाद मुझे लगा जैसे हमारे पास दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। एक में आते हैं शिरीष और वैभव, जो कुछ भी जानते हैं उसको साइड रख करके सुनते हैं, नया सवाल को जगह बनने देते हैं। और एक ग्रुप में आते हैं प्रतीक और गरिमा, जो कुछ जानते हैं। जैसे आपकी कल जानकारी ये थी कि अगर कोई आदमी कुछ अच्छा काम करना चाहता है तो अपने लिए करे, तो उस बात से अगर कोई नई बात आती है तो वो टकराता है। जैसे हमने कल ये पढ़ा कि अगर आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा मोटिवेशन चाहते हैं, तो यू शुड ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। तो उस चीज़ में एक तरफ हम बोल रहे हैं कि आपको ग्रुप का पार्ट बनना चाहिए, और आपने पहले से जानकारी ये समझ रखी है कि आदमी को अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो जब इन दोनों में टकराव होता है तो आप लोगों का ग्रुप ये कहता है कि भाई जो मैं जानता हूँ उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। अगर ऐसा होगा तो आगे के चैप्टर्स बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि मैंने कल कहा था, मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब जो चैप्टर है वो पॉलिसी के लेवल पे है। अगर आप किसी शहर के मेयर हैं, डीएम हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इस तरह से किसी बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, तब जाकर के ये चीज़ें आपके काम की होंगी। तो आर यू रियली इंटरेस्टेड इन दिस? क्योंकि अगर आप सचमुच किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो फिर ये बातें आपके लिए एक्स्ट्रा बोझ हो जाएगा, ज़बरदस्ती का हो जाएगा। खैर, क्योंकि जब मैंने इसके बाद आगे पढ़ा था ना, तो मैंने श्रीश को फ़ोन किया था ग्वालियर से। मैंने कहा था, श्रीश मेरे को ना ब्रह्मास्त्र मिल गया है तुम्हारी पूरी क्लास को हेल्प करने के लिए, जिस लेवल पे हो उससे ऊपर उठने का। और मेरे दिमाग में प्लान्स चलने लगे। ये प्लान्स ऐसे ही चल रहे थे जैसे कल परसों जब वैभव ने गाने सुनाए एल्विस प्रेस्ले का, तो वो बोलता है कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग न्यू। और उसके दिमाग में गाने चल रहे थे जो अभी तक बने ही नहीं। वो एक तरफ गिटार प्लेयर को बोलता है ये वाला नहीं, ऊपर वाला बजाओ। ड्रमर को बोलता है और ऐसे बजाओ। ऊपर से वो जो ट्रम्पेट था उस वाले को बोलता है और हाई पिच पे जाओ। ये सब उसके दिमाग में प्ले हो रहा था। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे और उस चीज़ को दिमाग में प्ले करेंगे कि हाँ मेरा भी स्कूल है फ्यूचर में, या मैं किसी शहर का, मेरे पास 5,000 बच्चे हैं उस शहर में, उनके साथ मुझे काम करना है, तो फिर आपको ये चैप्टर्स काम में आएंगे। दीज आर लाइक बिग पेंट ब्रश, जिसके ज़रिए आप बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप पेंटर नहीं हैं तो फिर ये आपके काम का ही नहीं है। आर यू इंटरेस्टेड? क्या आपको लगता है कि आप कुछ बड़े लेवल पे दूसरों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, या जो कुछ करना चाहते हैं बस भाई हम अपने लिए करना चाहते हैं? हाँ, करना चाहते हैं, ठीक है। आज के चैप्टर का नाम है एवरी चाइल्ड गेट्स अहेड, हर बच्चा आगे बढ़े। डिज़ाइनिंग स्कूल्स टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट्स। कैसे आप ऐसा स्कूल डिज़ाइन करें ताकि हर बच्चे के अंदर में से बेस्ट निकल के आ सके। मार्वा कॉलिन्स कहती हैं जैसे माइकल एंजेलो जो मूर्ति बनाता था, उसको लगता था हर एक पत्थर के अंदर में एक एंजल, एक देवी देवता छुपा हुआ है, उसको आप कार्व करके बाहर निकाल सकते हो। ऐसे ही मुझे लगता है हर एक बच्चे के अंदर में एक ब्रिलियंट चाइल्ड, एक जीनियस छुपा हुआ है, बस हमको उसे बाहर निकलने में मदद करनी होगी। At the start of the new millennium, thousands of teenagers represented their countries in an international competition. जब मिलेनियम शुरू हुआ, उसके एकदम शुरुआत में हज़ारों बच्चे अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंटरनेशनल कंपटीशन में आए। Although it was about to send shock waves across globe, it attracted little attention. हालांकि इसकी वजह से पूरी दुनिया में शॉक वेव्स जाना चाहिए था, लेकिन बहुत कम लोगों का उसके ऊपर ध्यान गया, बहुत कम लोग। देयर वॉज नो एरिना शोडाउन, नो चीयरिंग क्राउड्स, नो मेडल अवॉर्डेड। इसमें कोई बड़ा शोडाउन नहीं हुआ, कोई क्राउड ने तालियां नहीं बजाईं,
और कोई अवार्ड नहीं दिए गए। देयर वॉज ओनली अ स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस इन पेरिस टू अनाउंस द रिजल्ट्स। बस एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पेरिस में जहाँ पर रिजल्ट्स अनाउंस कर दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक्सपर्ट्स हैड डिवाइज्ड अ वे टू डायरेक्टली कंपेयर द एप्टीट्यूड ऑफ यंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड। पहली बार इतिहास में एक्सपर्ट्स ने एक ऐसा तरीका बनाया था जिसमें कि बच्चों का, यंग लोगों का एप्टीट्यूड, रवैया को आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते थे। बिगिनिंग इन 2000, every 3 years the OECD would invite 15-year-olds from dozens of countries to take the PISA। 2000 जब शुरू हुआ था, सन 2000, श्रीश के पैदा होने के, गरिमा वैभव के पैदा होने के पहले, सबके पैदा होने के पहले, OECD नाम का एक ग्रुप है जो हर साल 15 साल के बच्चों को दर्जनों देशों से बुलाते थे और एक पीसा का इम्तिहान दिलवाते थे। पीसा एक टेस्ट होता है, एक कंपटीशन एग्ज़ाम होता है। इसका फुल फॉर्म है एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर मैथ्स, रीडिंग और साइंस स्किल। इसमें आपका मैथ्स का लेवल चेक किया जाता है, कितना अच्छे से आप रीड कर पाते हैं वो देखा जाता है, और आपकी साइंस की स्किल चेक की जाती है। देयर स्कोर्स वुड रिवील विच नेशन हैड द मोस्ट नॉलेजेबल यंग माइंड्स। इस स्कोर से पता चलता है कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल बच्चे हैं, और इस तरह से पता चलेगा कि कहाँ पर बेस्ट स्कूल्स हैं पूरी दुनिया में। और ये रिजल्ट्स केवल शो ऑफ करने के लिए नहीं था, भविष्य में बच्चों के लिए इससे ज़्यादा कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका करंट एजुकेशन सिस्टम कैसा है। द टॉप कंट्रीज़ वुड बिकम लाइट हाउसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू बिल्ड बेटर स्कूल्स एंड मोर एजुकेटेड सोसाइटीज़। जो दुनिया की बेस्ट कंट्रीज़ होंगी, टॉप कंट्रीज़ होंगी, वो दूसरे देशों को सिखाएंगी कि कैसे आप और एजुकेटेड सोसाइटीज़ बना सको। द फेवरेट्स इन द इनॉग्रल कॉन्टेस्ट ऑफ 2000 इंक्लूडेड जापान एंड कोरिया। जो सबसे फेवरेट थे इस कॉन्टेस्ट में वो जापान और कोरिया था। दे वर रिनाउंड फॉर हैविंग स्मार्ट स्टूडेंट्स विद स्ट्रॉन्ग स्टडी हैबिट्स। वहाँ माना जाता था कि बच्चे स्मार्ट बच्चे होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी की हैबिट्स होती है उनकी। बट व्हेन द रिजल्ट्स केम इन पीपल वर स्टन्ड। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लोग एकदम भौचक्के रह गए। द हाइएस्ट परफॉर्मिंग कंट्री वॉजंट एनीवेयर इन एशिया। जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाली कंट्री थी वो एशिया में थी नहीं। इट वॉजंट वन ऑफ द यूजुअल एजुकेशन सुपर पावर इन अमेरिकाज और यूरोप। वो अमेरिका और यूरोप नाम के जो सुपर पावर्स हैं उसमें भी नहीं था। कनाडा में नहीं था, यूके में नहीं था, और जर्मनी में भी नहीं था जहाँ से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं था, साउथ अफ्रीका भी नहीं था। द विनर वॉज नन अदर दैन द अनहेराल्डेड अंडरडॉग कंट्री ऑफ फिनलैंड। विनर कोई और नहीं था, एक अंडरडॉग, छोटा सा देश फिनलैंड। ये चीज़ मैंने अखबार में पढ़ा था कुछ साल पहले कि फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा है। लेकिन जैसे आप लोग हैं वैसे मैं भी था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था एजुकेशन में, पॉलिसीज़ में, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी करने के लिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर खोज नहीं की। बस एक जनरेशन पहले, एक जनरेशन मतलब 15-20 साल पहले, फ़िनलैंड एजुकेशन का बैक वाटर था, ऐसे ही पिछड़ा हुआ था। जैसे मलेशिया और पेरू के देश थे, एकदम पीछे थे। स्कैंडिनेविया जैसे देश थे, उनके भी पीछे थे। एज ऑफ 1960, 89% ऑफ फिन्स डिडंट मेक पास्ट 9th ग्रेड। 1960 तक ऑलमोस्ट 90% फिनलैंड के लोग जो थे वो 9th ग्रेड के ऊपर पढ़ते नहीं थे, 9th स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं पढ़ पाते थे। उसके 20 साल बाद 1980s में भी जो ग्रेजुएशन करते थे बच्चे वो, और मैथ्स के और साइंस का ओलंपियाड का जो परफॉर्मेंस था वो भी बहुत मीडियोकर था। It was rare to see a country travel such a distance in such a short time। ये बहुत रेयर है ऐसा देखना कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस कोई देश कवर कर सके इतने कम टाइम में। Some observers argued it was a fluke। कुछ लोगों ने तो ये बहस किया कि ये तो तुक्का था। Then 2003 contest proved them wrong। और उसके बाद 2003 में जो कॉन्टेस्ट हुआ उससे वो लोग सब गलत साबित हुए। Finland won the top spot again। फिनलैंड ने फिर से सबसे ऊपर का स्पॉट जीता विथ इवन हायर स्कोर्स। उसमें स्कोर्स और ज़्यादा थे। इन 2006 दे क्लेम्ड विक्ट्री फॉर थर्ड टाइम इन अ रो। 2006 में तीसरी बार वो टॉप स्टूडेंट्स के टॉप पोजीशन पाए, आउट परफॉर्मिंग द अदर 56 पार्टिसिपेंटिंग कंट्रीज़। बाकी 56 जो कंट्रीज़ थी, अमेरिका, यूएस और इंग्लैंड, सबसे ऊपर। सभी तरह के टेस्टों में, इम्तिहानों में फ़्लॉ होता है, कमियां होती हैं,
लेकिन फिनलैंड का जो एजुकेशनल एक्सीलेंस है वो खाली पीसा के टेस्ट के लिए लिमिटेड नहीं है, और बाकी स्कॉलर्स के लिए भी है। 2012 में OECD gave a different aptitude test to over 1,65,000 एडल्ट अक्रॉस dozens ऑफ कंट्रीज़। एक और टेस्ट लिया गया जिसमें एडल्ट्स को इम्तिहान लिया गया 1,65,000 लोगों के लिए, वो भी बहुत सी कंट्रीज़ में। फिनलैंड फिनिश्ड फर्स्ट अमंग टीन्स एंड 20 समथिंग्स इन बोथ मैथ्स एंड रीडिंग। फिनलैंड फिर से टीन्स में वो फर्स्ट आए और 20 समथिंग बोथ मैथ्स और रीडिंग में, उसमें भी 20s में जो थे वो भी सबसे अच्छे नंबर पाए। प्रिंसिपल्स, पॉलिसी मेकर्स एंड जर्नलिस्ट्स क्विकली फ्लॉक्ड टू फिनलैंड। तब दुनिया भर से प्रिंसिपल्स और जो लोग पॉलिसी मेकर्स थे और जर्नलिस्ट भाग भाग के पहुँचे फिनलैंड में, होपिंग टू फाइंड द सीक्रेट सॉस दैट वुड टर्न देयर ओन स्कूल्स अराउंड। उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह से वो सीक्रेट सॉस मिल जाए ताकि हम अपने देशों का स्कूल्स को टर्न अराउंड कर सकें, चेंज कर सकें। But international education experts warned them that the scope couldn't be easily exported. लेकिन जो लोग वहाँ पर जाते थे उनको इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट्स बोलते थे इतना आसान नहीं है कॉपी करना। Some of the essential ingredients were local. कुछ चीज़ें तो वहाँ लोकल की हैं जो लोग यूज़ करते हैं स्कूल में। Finland had an affluent, culturally homogeneous population of just 5 million people. कहते हैं कि वहाँ पर 5 मिलियन होमोजेनस पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं है जैसे बड़े बड़े देशों में होता है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, अलग अलग टाइप के रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ऊपर के नीचे के, गरीब अमीर, इस टाइप का वहाँ नहीं है। होमोजेनस लोग रहते हैं कल्चरली, और एफ्लुएंट लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं। इसलिए उसका कॉपी करके तुम्हारे देशों में नहीं ला सकते तुम। हो सकता है इन सब चीज़ों से आप फिनलैंड के अचीवमेंट्स को समझा सको, लेकिन खाली यही चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से फिनलैंड इतना ज़्यादा मीटियोरिक राइज कर पाया। अगर आपको देखना ही है तो फिनलैंड के नॉर्दर्न नेबर को देखिए, नॉर्वे को, जहाँ पर बच्चों की जो पॉवर्टी रेट है वो और कम है। वहाँ पर फिनलैंड से भी थोड़ा अच्छे लोग हैं, पैसे वाले हैं, और क्लासेस और छोटी हैं। स्ट्रेंजली ड्यूरिंग द सेम पीरियड द फिनलैंड असेंडेड, नॉर्वे टेस्ट स्कोर्स प्लमेटेड। लेकिन अजीबोगरीब बात ये थी कि जब फिनलैंड का एजुकेशन का लेवल ऊपर उठता गया, नॉर्वे का टेस्ट स्कोर नीचे गिरता गया। एंड फिनलैंड कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द स्कैंडिनेविया टू। और फिनलैंड बाकी देशों की जो एजुकेशन थी उससे भी अच्छा करती रही। समथिंग मोर हैड टू बी गोइंग ऑन, कुछ और हो रहा होगा उसके बीच में। वाइल फिनलैंड केप्ट एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, अमेरिका वॉज बिजी फॉलिंग शॉर्ट ऑफ देम। एक तरफ फिनलैंड सबकी उम्मीदों के ऊपर उठ रहा था, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ऊंचा उठ रहा था, और अमेरिका बेचारा और गिरने में बिजी था। ऑन 2006 पीसा, आउट ऑफ 57 कंट्रीज, यूएस रैंक्ड 35th इन मैथ्स एंड 29th इन साइंस। 2006 में जो पीसा का इम्तिहान हुआ था उसमें 57 कंट्रीज थी, जिसमें यूएस 35th आया मैथ्स में और साइंस में 29th आया। 2018 में वी वरंट डूइंग मच बेटर, लैंडिंग इन 25th प्लेस इन ओवरऑल। और अमेरिका में 2018 में कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। ओवरऑल इनका रैंक जो आया था 25th रैंक आया था। एक तरह से देशों का इम्तिहान होता है भाई। आवर स्कूल्स हैड अ लॉट टू लर्न फ्रॉम फिनलैंड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीप। हमारे स्कूलों को अभी भी फिनलैंड से बहुत कुछ सीखने को है। इन सर्च ऑफ द रेसिपी बिहाइंड द सीक्रेट सॉस आई वेंट टू फिनलैंड। हमारे ऑथर वहाँ गए जानने के लिए कि उनका सीक्रेट सॉस क्या है। जब वहाँ पर मैंने खूब खुदाई की, कोम्बिंग की, जैसे बाल को झाड़ते हैं तो उसमें से जुएं निकालते हैं, ऐसे ही मैंने जाकर वहाँ पर एक्सटेंसिव रिसर्च किया, और तब मुझे पता चला कि वहाँ पर कोई एक मैजिक इंग्रेडिएंट नहीं है। नॉट इवन देयर सिग्नेचर ब्लूबेरी जूस विच इज़ डिलिशियस। वहाँ पर एक बहुत टेस्टी ब्लूबेरी जूस मिलता है, वो भी उसका सीक्रेट नहीं है। बट रिगरस एविडेंस सजेस्ट्स दैट सम ऑफ देयर बेस्ट इंग्रेडिएंट्स कैन वर्क एनीवेयर। लेकिन बोलते हैं वहाँ पर जो मैंने एविडेंस देखा है उससे मुझे क्लियर है कि जो कुछ भी उनका इंग्रेडिएंट है वो कहीं पर भी काम कर सकता है। एंड देयर आर जजमेंट्स वी कैन मेक टू इम्प्रूव देम, और एडजस्टमेंट्स, और ऐसे एडजस्टमेंट्स भी हैं जिसको आप करके अपने देश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेस्ड ऑन स्टडी व्हाट फिनलैंड डज डिफरेंटली, आई बिलीव मच ऑफ देयर सक्सेस स्टेम्स फ्रॉम द कल्चर दे हैव क्रिएटेड। जो मैंने स्टडी हुआ है फिनलैंड में, उसको देख करके मुझे समझ में आता है कि आप अपने कल्चर को भी नया तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। द कल्चर इज़ रूटेड इन अ बिलीफ। अब ये कल्चर
एग्जैक्ट सेम चीज़ मानस मुकुलदास ने मुझसे बोला था जब मैंने उनके स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन कर लिया था, बनारस में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में। सेम चीज़ कहा था उन्होंने। वहाँ का कल्चर बिलीव करता है इन द पोटेंशियल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। हर एक बच्चे के अंदर में पोटेंशियल है। मानस जी कहते थे कि एक बच्चा एक बीज की तरह होता है, जैसे हर एक बीज में पेड़ होता है, इरिस्पेक्टिव कि वो कमज़ोर है कि तेज़ है बच्चा यंग में, हर बच्चे के अंदर में पेड़ होता है। अब वो पेड़ कितना बड़ा हो पाया, ये टीचर का काम है। उसको पानी दो, खाद दो, हेल्प करो। Instead of signaling out the best and the brightest, Finnish schools are designed to give every student the opportunity to grow. बजाय ये सिग्नल करने की कि कौन सा बच्चा बेस्ट है और ब्राइटेस्ट है, फिनिश स्कूल्स इस तरह से डिज़ाइन हैं कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो होने के लिए, जैसे एक पौधे को लगाया जाता है। On the PISA, their achievement gaps between schools and between students were the smallest in the world. और पीसा में जो अचीवमेंट गैप था, एक तरफ स्कूल्स का टेस्ट होता था टीचर्स का और स्टूडेंट्स का, तो गैप सबसे कम था। मतलब जितना टीचर्स जानते हैं उतना ही बच्चे भी जानते हैं। बाकी जगहों पे टीचर खूब अच्छे से जानते हैं लेकिन बच्चे बेचारे उतना नहीं जानते थे। यह हो सकता है बच्चे ज़्यादा जानते हो, टीचर कम जानते हो, ऐसा होता था। बीइंग डिसएडवांटेज्ड वाज लेस ऑफ अ डिसएडवांटेज इन फिनलैंड दैन एनीवेयर एल्स। देखिए यहाँ पर हम लोग अपने आप को ये मानेंगे कि हम लखीमपुर में हैं, हमारे पास कौन सा स्कूल है, सेक्रेड हार्ट है या स्कॉलर्स एकेडमी है, या आपके पास गाज़ियाबाद का कोई स्कूल है। एक तरह से आप ये मानेंगे कि मुझे डिसएडवांटेज है। अगर मुझे आईआईटी मिला होता, हार्वर्ड मिला होता, तब कुछ बात होती, तब हम दिखाते आपको कुछ करके, ऐसा हम मानेंगे। आमतौर पे लोग यही मानते हैं। लेकिन कह रहे हैं ये चीज़ फिनलैंड में नहीं है। वहाँ पर डिसएडवांटेज होना, एक छोटी सी कंट्री और बहुत बहुत कुछ नहीं उनके पास, ये चीज़ डिसएडवांटेज नहीं है। Along with the highest rate of higher performers, they had the lowest rate of low performers. वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हैं जो हाई परफॉर्म करते हैं और सबसे कम हैं जो लो परफॉर्म करते हैं। बड़ी कमाल की चीज़ है। In Finnish schools, a popular mantra is we can't afford to waste a brain. फिनिश स्कूल्स में ये मंत्र है कि हम एक भी बच्चे को लूज़ नहीं कर सकते। कोई भी, हमारे पास जितने भी ब्रेन हैं वो एक तरह से उतने जनरेटर्स हैं, और अगर बिजली चाहिए तो हर जनरेटर को चलाना सीखो। तो हर एक ब्रेन को आप वेस्ट नहीं कर सकते। दिस एथोस मेक्स देयर एजुकेशनल कल्चर डिस्टिंक्ट। इसी एथोस से, इसी क्वालिटी से उनका जो एजुकेशनल कल्चर है वो बहुत अलग है। दे नो दैट द की टू नर्चरिंग हिडन पोटेंशियल इज़ नॉट टू इन्वेस्ट इन स्टूडेंट्स हु शो अर्ली साइंस ऑफ हाई एबिलिटी। वो जानते हैं कि अगर किसी के अंदर में उसका हिडन पोटेंशियल निकालना है तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि कुछ बच्चों के ऊपर ध्यान दो जिनके ऊपर अर्ली साइंस ऑफ हाई एबिलिटी है, कि यंग बच्चे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, प्रोडिजी हैं, उनके ऊपर ध्यान दो। ऐसा नहीं है। इट इज़ टू इन्वेस्ट इन एवरी स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ एपरेंट एबिलिटी। वो कोशिश ये होती है उनकी कि हम हर एक बच्चे पे इन्वेस्ट करें रिगार्डलेस ऑफ देयर एपरेंट एबिलिटी, कि उनकी क्या एबिलिटी है उसको छोड़कर। तो इसीलिए वहाँ कहा जाता है लैंड ऑफ opportunity. Our experiences in school can either fuel or flatten our growth. हमारा स्कूल का एक्सपीरियंस या तो हमको फ्यूल कर सकता है, बढ़ा सकता है, या हमारी ग्रोथ को फ्लैटन कर सकता है, घटा सकता है। Using whatever resources they have, some schools and teachers manage to create learning environment that bring out the best in us. जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसके साथ कुछ स्कूल्स और टीचर्स मेहनत करके ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हर बच्चे में बेस्ट निकल सके। अराउंड द वर्ल्ड, एविडेंस शोज दैट वेदर चिल्ड्रन गेट अहेड और फॉल बिहाइंड डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द कल्चर क्रिएटेड इन द स्कूल्स एंड क्लासरूम्स। पूरी दुनिया में ये एविडेंस से देखा गया है कि बच्चे आगे बढ़ेंगे कि पीछे छूटेंगे, ये डिपेंड करता है कि उस स्कूल का और क्लासरूम का कल्चर कैसा है। आमतौर पे तो लोग कल्चर के बारे में सोचते नहीं, बट जहाँ सोचा जाता है वहाँ। इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कल्चर हैज़ 3 एलिमेंट्स। अब जहाँ भी कंपनीज़ होती हैं और ख़ास तौर से अगर आप HR में काम करना चाहते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रैक्टिसेस, दूसरा होता है वैल्यूज़ और तीसरा होता है एजम्पशंस। प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़ एंड एजम्पशंस। Practices are daily routines that reflect and reinforces values.
प्रैक्टिसेस वो डेली रूटीन है जो आपकी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है और रीइंफोर्स करता है। जैसे आज पिताजी बोल रहे थे कि तुम लोग जब भी खाना खाओ, चाहे कोई देर से खा रहा है, कोई पहले खा रहा है, फिर भी सब लोग इकट्ठे होकर के एक प्रार्थना करो। तो वो चाहते थे कि ये एक तरह का प्रैक्टिस बने, एक वैल्यू क्रिएट हो। तो प्रैक्टिस क्या है? रोज़ चीज़ों को जो रोज़ करते हैं, जो आपकी वैल्यूज़ को रीइंफोर्स करता है। अब ये वैल्यू क्या होता है? वैल्यूज़ आर शेयर्ड प्रिंसिपल्स अराउंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड डिज़ायरेबल। वैल्यूज़ होते हैं शेयर्ड प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे सिद्धांत जो ये डिसाइड करते हैं आपके कल्चर में, आपके ग्रुप में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ डिज़ायरेबल है। जैसे हमारे घर में हम सब कम पैसे में कंट्रोल करके चलते हैं, ऐसे ही अगर आप एनटीपीसी पहुंच जाओ तो पिछली बार जब पिछले साल या उससे पहले बब्बू यहाँ आया था, मेरा छोटा भाई, तो 5,000 10,000 के कपड़े वो लोग खरीद रहे थे। तो वो अलग, वहाँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ डिज़ायरेबल है वो अलग है वहाँ पर। यहाँ पर हम लोग बुक्स खरीदते हैं, वहाँ पे वो लोग बुक्स नहीं खरीदते। तो ये वैल्यूज़ है। व्हाट शुड बी रिवॉर्डेड वर्सेस व्हाट शुड बी पनिश्ड। अब कौन सी चीज़ को रिवॉर्ड किया जाना चाहिए और कौन सी चीज़ को पनिश किया जाना चाहिए, ये भी आता है आपकी वैल्यूज़ में। अंडरलाइंग assumptions are deeply held, often taken for granted beliefs about how the world works। और assumptions वो बहुत गहरे से रखी हुई और taken for granted beliefs हैं, ऐसी beliefs जो हमने पहले से मान रखी हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। हम जब assume करते हैं, जो भी चीज़ें assume करते हैं, उसी से हमारी values बनती हैं और उसी में से हमारी practices निकल के आती हैं। पर ये तीनों कल्चर से कैसे रिलेटेड है? कल्चर इसी से बनता है। मतलब कैसे रिलेशन कैसे है? जैसे इसने बताया कि कल्चर में 3 चीज़ें आती हैं, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़ और एजम्पशन। अब वहाँ का फिनलैंड का एजम्पशन ये है कि हर बच्चे के अंदर में जीनियस है, एजम्पशन है। हमारे स्कूल्स में नहीं है। इसीलिए वहाँ पर वैल्यूज़ ये है। अभी आगे देखते हैं क्या कैसे वैल्यूज़ चलती हैं उनकी, आप देखिए। बट ये 3 वर्ड दिमाग में रखिए ताकि जब आप अपनी कंपनी में काम करें तो उसमें आप पूछें कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, किस चीज़ को हम रिवॉर्ड करेंगे, किस चीज़ को हम इम्पॉर्टेंट बोलेंगे। यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम बना है वो इस चीज़ पर बना है, विनर्स टेक ऑल। जो जीनियस हैं, जो बेस्ट हैं, उनको सब मिलेगा। वी अज्यूम दैट पोटेंशियल इज़ रूटेड प्राइमरली इन इननेट एबिलिटी दैट शाइन्स थ्रू अर्ली। यूएस में ये माना जाता है कि एक बच्चे का जो पोटेंशियल है वो बहुत शुरुआत से ही है, इननेट है, बचपन से ही है। इसलिए बहुत यंग एज में वो चीज़ दिखाई दे जाएगा अगर है तो। इंडिया में भी ऐसी कल्चर है, बोलते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। बचपन में ही अगर आपने कुछ दिखा दिया, साइंस, समझदार होने का, जीनियस होने का, तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। एज अ रिजल्ट वी वैल्यू demonstrated excellence, which leads us to adopt practices geared towards identifying and investing in students who show obvious signs of brilliance। इसलिए ऑथर कहते हैं अमेरिका में हम इस चीज़ पर विश्वास करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेलेंस, कि दिखाओ तुम्हारे अंदर में कुछ है तो करके दिखाओ। और ऐसे स्टूडेंट्स को हम फिर वी अडॉप्ट प्रैक्टिसेस गियर टूवर्ड्स आइडेंटिफाइंग। इसलिए हमारी सारी प्रैक्टिसेस इन्हीं बच्चों को आइडेंटिफाई करो और उनके ऊपर इन्वेस्ट करो ताकि उनका जो ब्रिलियंस का साइन है वो और निखर के दुनिया को दिखाई दे। जैसे अगर आज इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस जैसे लोग, या इंडिया में देखो तो भाई सुंदर पिच्चई, ऐसे लोगों का नाम लिया जाता है जो पूरी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। बट क्या वो देश को रिप्रेजेंट करता है? क्या पूरे देश का लेवल ऐसा है? ये वहाँ का है, यूएस का, और मेरे ख्याल से इंडिया का भी है। If you win the intelligence lottery, you are rewarded with special attention in the gifted and talented programs। जैसे इंडिया में भी है, अगर आपको मिली है इंटेलिजेंस लॉटरी, अगर आप बचपन से ही अपनी किताबों को पढ़ करके याद कर सकते हैं तो आपको स्पेशल अटेंशन मिलेगा गिफ्टेड और टैलेंटेड प्रोग्राम्स में। जैसे उसका बेटा, हमारे अनुज का बेटा, उसको नवोदय में एडमिशन मिल गया। हमारे मनोज भैया की बेटी, उसका नवोदय में एडमिशन हो गया। ये हैं गिफ्टेड एंड टैलेंटेड प्रोग्राम्स। जो बच्चे गिफ्टेड हैं उनको उठाओ और वहाँ पर भेज दो अच्छे स्पेशल स्कूल्स में। इफ़ यू आर ब्रांडेड एज स्लो यू माइट बी फोर्स्ड टू रिपीट अ ग्रेड एंड एंड्योर लास्टिंग ब्लो टू योर सेल्फ एस्टीम। अगर आपको ये बोल दिया गया कि अरे ये तो बहुत स्लो है पढ़ाई में, बहुत कमज़ोर है, तो आपको फोर्स किया जाता है अपने ग्रेड को, अपने स्कूल को रिपीट करने के लिए, अपनी क्लास को।
और फिर आपको पूरे साल का एक ब्लो, एक झटका बर्दाश्त करना पड़ेगा अपने सेल्फ एस्टीम के लिए, बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। इफ़ यू विन द वेल्थ लॉटरी, इट्स ईजियर फॉर यू टू अटेंड द बेस्ट स्कूल्स विद बेस्ट टीचर्स। और अगर मान लीजिए आप किस्मत वाले हैं कि आपके माँ बाप के पास बहुत पैसा है, वो लॉटरी जीत गए, तब तो आपके लिए बहुत आसान है, आप बेस्ट स्कूल्स और बेस्ट टीचर्स की जगह पर जाकर सीख सकते हो। योर पीयर्स फ्रॉम पुअरर फैमिलीज फेस एन अपहिल बैटल। और वहीं पर आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो दोस्त हैं जो गरीब परिवार से हैं, वो बेचारे अपहिल बैटल लड़ रहे हैं, वो ऊपर की चढ़ाई में लड़ रहे हैं और हार रहे हैं। टू गिव these disadvantaged students a fighting chance, in 2001 Congress intervened to legislate the No Child Left Behind Act। कह रहे हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस ने एक नया रूल बनाया 2001 में कि किसी बच्चे को भी पीछे न छोड़ा जाए। द गोल वॉज टू अचीव 100% प्रोफिशिएंसी इन मैथ्स एंड रीडिंग इन एवरी ग्रेड। गोल ये था कि हर एक बच्चे को कम से कम मैथ्स और रीडिंग आना चाहिए। एंड होल्ड स्कूल्स अकाउंटेबल फॉर मेकिंग श्योर देयर वीकेस्ट स्टूडेंट्स डिडंट फॉल शॉर्ट। और ये चीज़ स्कूल के ऊपर डाला गया कि कोई भी बच्चा पिछड़ा नहीं होना चाहिए। डिस्पाइट बाई पार्टीसन सपोर्ट द प्लान डिडंट वर्क। इस चीज़ को बाई पार्टीसन सपोर्ट था, मतलब दोनों पार्टीज़ का, जो जैसे बीजेपी हैं और कांग्रेस हैं, दो ऑपोजिट पार्टीज़ हैं, इस चीज़ को दोनों पार्टीज़ का सपोर्ट था, फिर भी ये प्लान काम नहीं कर पाया। We still have substantial achievement gaps between schools and between richer and poorer students। आज भी बोलते हैं हमारे पास बड़े बड़े गैप्स हैं बड़े अमीर और गरीब बच्चों में और अमीर और गरीब स्कूल्स में। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम हैज़ क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। फिनलैंड में एक ऐसा कल्चर बनाया गया है जहाँ पर सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहाँ का एजम्पशन ये है कि इंटेलिजेंस के अलग अलग रूप हैं और हर एक बच्चे के अंदर में वो है कि वो एक्सेल कर सके, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो एक्सेल कर सके। दीज एजम्पशन गिव्स राइज टू सेंट्रल वैल्यू ऑफ एजुकेशनल इक्विटी। और इसी से उनके एजुकेशन को वैल्यू मिलती है, एजुकेशनल इक्विटी को, मतलब उनकी पावर को। एंड देन अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस डिज़ाइन टू हेल्प एवरी चाइल्ड गेट अहेड। और इसके बाद उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं प्रैक्टिसेस ताकि हर बच्चा आगे बढ़ सके। सक्सेस इज़न्ट जस्ट रिजर्व फॉर गिफ्टेड एंड टैलेंट। वहाँ पर सक्सेस केवल जो गिफ्टेड हैं और टैलेंटेड हैं उनके लिए रखा नहीं, रिजर्व नहीं कर दिया गया। द एम इज़ टू गिव ऑल स्टूडेंट्स ग्रेट टीचर्स एंड अ पर्सनलाइज्ड प्लान फॉर ग्रोथ। अब धीमे धीमे आपके सवाल का जवाब है कि वहाँ क्या करते हैं। वहाँ पर कोशिश ये करते हैं कि हर एक बच्चे को ग्रेट टीचर्स मिलें और पर्सनलाइज्ड प्लान फॉर ग्रोथ मिले। उनको हर एक बच्चे को पर्सनलाइज्ड प्लान फॉर ग्रोथ, जैसे हर एक मरीज़ को पर्सनलाइज्ड दवाई मिलती है उसकी बीमारी के हिसाब से। If a students fall behind, it is extremely unusual to hold them back to repeat a grade। अगर एक बच्चा पीछे है, किसी सब्जेक्ट में पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पर बहुत रेयर है कि उस बच्चे को फिर से उस ग्रेड को रिपीट कराया जाए, उसको फेलियर करके फिर से रिपीट नहीं कराया जाता। टू गेट देम टू स्पीड, द स्कूल ऑफर्स अर्ली इंटरवेंशन विथ इंडिविजुअल ट्यूटरिंग एंड एक्स्ट्रा सपोर्ट। अगर ये दिखता है कि वो बच्चा कमज़ोर है तो इम्तिहान से पहले ही उस बच्चे के साथ में अर्ली इंटरवेंशन किया जाता है, ताकि इंटरवीन करके उसको इंडिविजुअल ट्यूटरिंग दी जाती है, उसको पढ़ाया जाता है और एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है। एंड दे फोकस ऑन डेवलपिंग द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ ईच स्टूडेंट। और वहाँ पर ये भी फोकस किया जाता है कि हर एक बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप कर सके, नॉट जस्ट प्रमोटिंग देयर सक्सेस। खाली उनको धक्का मार के पास करा दें, खाली इतना नहीं होता। ये जो पूरा का पूरा वैल्यू सिस्टम है फिनलैंड का, वो खाली स्कूल्स के ऊपर नहीं आधारित है। इट परमेट्स सोसाइटीज़, वो उनके पूरे के पूरे सोसाइटी में फैला हुआ है। इन द US, इफ़ यू आस्क पीपल व्हाट करियर दे रिस्पेक्ट द मोस्ट कॉमन आंसर इज़ डॉक्टर। US में अगर आप पूछते हैं कि भाई आपको क्या बनना है बड़े होकर, तो बोलेंगे भाई डॉक्टर बनना है, या तो आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ऐसा कुछ। इन फिनलैंड द मोस्ट एडमायर्ड प्रोफेशन इज़ ऑफन टीचिंग। लेकिन फिनलैंड में जो सबसे अच्छी सैलरी मिलती है वो है टीचिंग को। वहाँ पर लोग टीचर्स बनना चाहते हैं। जो सबसे जीनियस लोग हैं, टॉप करते हैं, वो टीचर्स बनना चाहते हैं। आपको लगेगा कि ये कैसा है, ये कोई एक्सीडेंट है क्या कि वहाँ पर एजुकेशन को, एक्सीलेंस को नरिश करते हैं। बट अ कंट्रीज वैल्यू एंड एजम्पशंस अबाउट एजुकेशन आरंट गिवन, दे आर चोजन। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे यहाँ भी आपको ये पूछना पड़ेगा कि एक देश का या किसी भी ग्रुप का वैल्यूज़ और एजम्पशंस कोई देता नहीं है।
एक्सीडेंट से नहीं होता, वो चूज़ किया जाता है। मैंने भी जब बड़ी मम्मी से शादी की तो उस टाइम पर मैंने ये चीज़ें सोची थी कि मुझे किस टाइप की लाइफ चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़नी है, तो मैंने चूज़ किया। ये जो हम लोग आज यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये चॉइस है। स्टार्टिंग इन 1970s, फिनलैंड लॉन्च्ड अ मेजर रिफॉर्म टू प्रोफेशनलाइज एजुकेशन। 1970s में कोई समझदार बंदा रहा होगा या ग्रुप ऑफ पीपल रहे होंगे जिन्होंने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया एजुकेशन में, उसको प्रोफेशनलाइज, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनलाइज। आज सबसे अच्छे प्रोफेशन हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर्स, ऐसे ही उन्होंने एजुकेशन को प्रोफेशनलाइज किया। सैमुअल एब्राम बोलते हैं, जो एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, बोलते हैं हमारे इस कंट्री का ये कोर वैल्यू हो गया, एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। अगर हमारे यहाँ हर एक बच्चा एजुकेटेड है तो हमारा देश मजबूत होगा। अगर एजुकेशन है तो देश मजबूत होगा। देखिए हम लोग इंडिया में हैं, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन करोड़ों रुपए का किस पे हुआ? मंदिर पे। इस तरह से फिनलैंड में होगा तो स्कूल्स पे होगा। और ये जब रिफॉर्म हुआ वहाँ फिनलैंड में, तो ये हुआ कि कैसे टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है और कैसे ट्रेन किया जाता है। इंडिया में पता है कौन लोग टीचर बनते हैं? जिनको लगता है कि हमको कुछ करना नहीं है, शादी करनी है और स्कूल में अच्छी मोटी सैलरी पानी है और ज़्यादा काम नहीं करना है, तो ऐसे लोग जा कर के टीचर्स बनते हैं। बीएड करते हैं, एलएड करते हैं, बस पीएचडी करते हैं। जितने जीनियसेस हैं, जैसे बड़ी मम्मी हैं या जो भी बच्चे सिद्धांत हैं, ये लोग टीचर नहीं बनते क्योंकि वहाँ ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। Unlike Norway, Finland started requiring all teachers to complete master's degree offered to at top universities. नॉर्वे में ऐसा नहीं है, लेकिन फिनलैंड में ये मजबूरी कर दी सबके लिए कि टीचर्स को मास्टर्स डिग्री करना ही पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि जैसे बेंगलोर में हुआ है, वैसे ही गुड़गांव में भी पानी का शॉर्टेज चालू हो गया है। अब वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था कि आप अपने घर के नीचे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बना लीजिए। बहुत सिंपल सा चीज़ है, छत के ऊपर पाइप लगाओ और उस पाइप में से पानी, नीचे एक बड़ा सा टैंक होगा, जितना भी बारिश का पानी आएगा उसमें इकट्ठा हो जाएगा और वो पानी आप घर के बर्तन मांजने के लिए, और एक ऐसा सिस्टम आता है जिसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पीने को छोड़कर, पीने को यूज़ कर सकते हैं उसको फिल्टर लगा करके। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके घर में कभी पानी की शॉर्टेज होगी नहीं। बेंगलोर में आशुतोष ने अपने घर पे न गवर्नमेंट का पानी लिया है न गवर्नमेंट का बिजली लिया है, वो सब कुछ ऑफ ग्रिड है, लेकिन उसने चूज़ किया है। ज़्यादातर घर वहाँ ऐसे नहीं बने। वहीं तमिलनाडु में, चेन्नई वगैरह में जयललिता जब थी तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि अगर नहीं बनाओगे तो तुमको बिजली नहीं दी जाएगी या तुमको 4 टाइम टैक्स देना पड़ेगा, तो सबने बनाया। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि जो भी टीचर की नौकरी करना चाहता है उसको मास्टर्स डिग्री करनी ही पड़ेगी, और वो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ से। इसलिए वहाँ पर जाते थे खूब मोटिवेटेड और मिशन ड्रिवन लोग। दे गॉट एडवांस्ड ट्रेनिंग इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। और वहाँ पर जाकर के ऐसे ही नहीं, अरे यार कुछ भी पढ़ लो और पढ़ करके कुछ भी पढ़ा दो, ऐसा नहीं था। वहाँ पर टीचर्स को मिली एडवांस्ड ट्रेनिंग, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, कि ये वाला प्रैक्टिस करोगे तो ये सचमुच में काम करता है, ये वाला काम नहीं करता है। मैनी ऑफ विच वर पायनियर्ड इन अदर कंट्रीज़। बहुत सी ऐसी चीज़ें वहाँ पढ़ाई सिखाई गई जो दूसरे देशों में पायनियर किया गया था, खोजा था, लेकिन एप्लीकेशन नहीं होता था। दे ऑल्सो पेड टीचर्स वेल, और वहाँ पर टीचर्स को अच्छी सैलरी भी दी गई। ये सब दिया गया 1970s में। दीज वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस डिडंट ट्रांसफॉर्म द कल्चर ओवरनाइट। इन सब वैल्यूज़ से और प्रैक्टिसेस से उनका कल्चर बदला, लेकिन रातों रात नहीं बदला। इन अर्ली 1990s, 20 साल बाद, a new leader came in and called for another set of dramatic change to create a new culture of education. एक नया लीडर आया और उसने नया कल्चर ऑफ एजुकेशन बनाया, बहुत ही बड़ा। Policy makers started engaging teachers and students in a collaborative effort to define their ideal culture. वहाँ पर जो बड़े बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट किया, सबके साथ मिल करके पूछा कि तुम्हारे यहाँ आइडियल कल्चर कैसा होगा जहाँ पर तुम लोग सीख सकोगे, सिखा सकोगे। दे आर्टिकुलेटेड न्यू एजम्पशन, और वहाँ पर मुंह से बोला, लिखा एक नया एजम्पशन। टीचर्स ने कहा, देखो भाई हम पढ़ाना चाहते हैं लेकिन हमारे पर बहुत प्रेशर होता है कोर्स कंप्लीट करने का, इसलिए हमको चाहिए फ्रीडम
एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू शेप अ प्रीवियसली रिजिड करिकुलम। जो भी हमारे पास करिकुलम दिया गया है कि इतनी पूरी चैप्टर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, हो सकता है हम एक साल में ना कंप्लीट कर सकें, एक बच्चे के साथ ना कर सकें, इसलिए हमको फ्लेक्सिबिलिटी दो ताकि हम बच्चे के हिसाब से उसको कंप्लीट कर सकें। तो उन्होंने मांगा फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू शेप प्रीवियसली रिजिड करिकुलम। जो पहले रिजिड करिकुलम था उसको अपने हिसाब से करने के लिए फ्रीडम मांगी। आज फिनिश टीचर्स के पास में बहुत ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, अपने हिसाब से बच्चों को ग्रोथ के हिसाब से वो पढ़ाते हैं। जो बच्चा स्लो चल रहा है उसको कम पढ़ाते हैं, जो तेज़ पढ़ रहा है उसको और पढ़ा देते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू स्टे अप टू डेट ऑन लेटेस्ट रिसर्च। इसके साथ साथ जो कुछ भी एजुकेशन में लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसके साथ में उनको उम्मीद की जाती है कि आप उसके लिए अप टू डेट रहो। जैसे आप लोग सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते हो ऐप्स का, ऐसे ही। एंड टू एजुकेट एंड कोच वन अनदर ऑन अप्लाइंग इट, दे डोंट हैव टू वेस्ट टाइम टीचिंग टू द टेस्ट्स। और उनको ये भी उम्मीद की जाती है कि अपने आप को कोच करो और एक दूसरे को कैसे अप्लाई करो इसके लिए ट्रेन करो। साथ ही साथ वो इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टीचिंग टू द टेस्ट, कि टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट की तैयारी करो, ये नहीं करते वहाँ। These reforms set the stage for Finnish schools to build cultures of opportunity. इस तरह के जो बदलाव हैं इसकी वजह से फिनिश स्कूल्स में एक कल्चर आया अपॉर्चुनिटीज़ का, मौक़ों का। By placing such a premium on teaching, they instilled assumptions that everyone is teachable. इस तरह से जब उन्होंने प्रीमियम डाल दिया, भाई ये बड़ी कीमती चीज़ है, टीचिंग बहुत कीमती चीज़ है, जब ऐसा बोल दिया तो वहाँ पर एजम्पशन ये हुआ everyone is teachable, हर कोई पढ़ाया जा सकता है। As Pasi Selberg, the world's foremost authority in Finland education system, put it, वहाँ के दुनिया के सबसे बड़ी अथॉरिटी फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम पे पासी सेलबर्ग बोलते हैं, अ हाई परफॉर्मिंग स्कूल इन फिनलैंड इज़ वन वेयर ऑल स्टूडेंट्स परफॉर्म बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। वहाँ का स्कूल, अच्छा स्कूल कौन सा होता है फिनलैंड में? जहाँ पर सारे बच्चे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म करें। और ये चीज़ खोजने के लिए और बच्चे का पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए टीचर्स ये भी मानते हैं कि हर एक बच्चा को पढ़ाई होनी चाहिए टेलर्ड टू इट्स नीड। कपड़े को सिलते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं होता कि सबको एक टाइप का कपड़ा दे दो। ऐसे ही पढ़ाई भी सबको एक बराबर नहीं होनी चाहिए। ये लोग मानते हैं कि बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए। सरप्राइजिंगली दैट डजंट रिक्वायर स्मॉल क्लासेस। अ टिपिकल फिनिश टीचर हैज़ अराउंड 20 स्टूडेंट्स। और बड़ी अजीब बात है, इसके लिए ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 बच्चों का क्लास चाहिए। वहाँ के जो स्कूल्स होते हैं फिनलैंड के, उसमें 20 बच्चे तो होते ही हैं। इसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है। Finnish schools create culture of opportunity by enabling students to build individualized relationship. Finnish schools इस तरह के कल्चर को बनाते हैं by individualized relationship, बच्चे का और टीचर्स का रिलेशनशिप को मजबूत करके। They receive individualized support, और इसीलिए उनको individualized व्यक्तिगत सपोर्ट मिलता है, और इसीलिए individualized इंटरेस्ट डेवलप होता है। आप लोग चाहे माने चाहे ना माने, आप लोगों का जेनियोगा में इंटरेस्ट आया है बिकॉज आप लोग मेरे साथ में इंडिविजुअली कनेक्टेड है। अब हिडन टैलेंट में इसलिए ही डेवलप हुआ है। पूरे शहर भर में किसी को भी रीडिंग नहीं आती होगी, लेकिन आप लोगों को पता है कि फिल्मोरा से रीडिंग होती है, आपको पता है कि वीडियोज़ अपलोड होते हैं, तो वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है, टेलर मेड होता है। यहाँ पर पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम इनकी इंडिविजुअलाइज्ड है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे लेट्स स्टे टुगेदर। फिनिश सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। इसको पढ़ने के बाद मुझे 100% पक्का हो गया कि जो कुछ भी मैं सोचता था अपना स्कूल खोलने के लिए वो सही था। मुझे भी ये लगता था कि हर बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। तो सबसे पहला बच्चा जिसको मैंने पढ़ाना शुरू किया वो जानते हैं कौन है? डॉक्टर आशीष शुक्ला। कि मुझे लगता था कि मैंने MBBS करने के बाद भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया किसी चीज़ में, तो फिर 2012, 13, 14 से मैंने किताबें बल्क में ख़रीदना शुरू किया। अभी आगे देखेंगे बुक्स खरीदना और बुक्स पढ़ना फिनिश सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, खरीदना और पढ़ना भी। तो वो पढ़ेंगे हम लोग कल। बट अब मुझे पक्का है कि हर बच्चा, आप भी, आप तो हैं ही, मैथ्स को जो पढ़ते हैं आप लोग खान एकेडमी के ज़रिए, अगर आप रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ें तो आपका ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट लाइक मैथ्स। और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ्स और रीडिंग और बेसिक साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट रीडिंग, एज्यूम योर सेल्फ, एज्यूम करो कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और सब के सब
पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही होना है। कल और पढ़ेंगे।